क्या सच में अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कह दिया ये दिवाली जीएसटी 2.0 वाली। पर आखिर कैसे? क्या है जीएसटी का असली मतलब? आखिर ये जीएसटी सिस्टम काम कैसे करता है और पुराने मॉडल और इस नए मॉडल में अंतर क्या है? साथ ही में इस नए बदलाव का असर आम जनता और व्यापारी समूह के साथ हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा, सब बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। यकीन मानिए आज की इस एक मात्र वीडियो में जीएसटी का फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे एक विद्यार्थी हो या फिर घर में काम कर रहे और कमाने वाले नागरिक, वीडियो में एंड तक बने रहना। सेगमेंट वाइज एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को और जानते हैं जीएसटी शुरुआत से लेके वर्तमान तक। जीएसटी समझने से पहले एक बार बात करते हैं कि आखिर टैक्स क्या होता है, क्योंकि आप सभी ने जीएसटी का फुल फॉर्म तो जान ही रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में टैक्स का क्या मतलब। तो देखिए, टैक्स एक लीगल कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि हर एक सिटीजन को अपनी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जब हम लोग टैक्स देते हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमें उसी समय गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिलता। बेसिकली जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट हम लोगों से कलेक्ट करती है उसको भविष्य में हमारे लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के रूप में वापस लौटा भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी गली में नई सड़क बनी है, आपके घर के पास में एक नया बिजली का खंभा लगा है, तो उसके लिए सरकार ने जो भी खर्चा किया उस खर्चे में आपका कंट्रीब्यूशन आपके टैक्स के थ्रू ही किया गया होगा। सिंपल शब्दों में कहूं तो टैक्स हमारा ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है, यानी कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि उसको टैक्स देना है अगर वो इस देश का नागरिक है। तो आगे बात करें तो टैक्स बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं। पहले होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये वो टैक्स है जो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आमतौर पर ये आपके इनकम या वेल्थ पर लगाए जाते हैं। इसका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, इनकम टैक्स अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर मेरे इनकम पर इनकम टैक्स लगा है तो इसको मैं ही पे करूंगा, मेरा पड़ोसी पे नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में बर्डन सेम ही पर्सनैलिटी पर आई जिस पर टैक्स इम्पोज करा गया। अगली कड़ी में अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये वो टैक्स है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते वक्त पे करते हैं। सेलर या मैन्युफैक्चरर इस टैक्स को आपसे कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। इसका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, सेल्स टैक्स जो कि अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली सेल्स टैक्स के अंतर्गत होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट वैसे तो ये टैक्स सेलर पर लगाती है, लेकिन जो हमारे सेलर्स होते हैं वो अपनी जेब से इस टैक्स को पे नहीं करते। बेसिकली वो जो भी प्रोडक्ट को बेचते हैं उसके प्राइस में ही इस टैक्स को इंक्लूड कर लेते हैं और हम बायर से इस टैक्स के पैसे को कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने आसानी से देखा कि किस तरीके से जो हमारा टैक्स का बर्डन था वो शिफ्ट हो गया सेलर की जगह हमारे बायर पर। बाकी अगर एक लाइन में आपको डिफरेंस बताऊं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो टैक्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल या कॉरपोरेशंस पे लगाए जाते हैं, लेकिन वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस पे लगाए जाते हैं। आगे बात करें इसी कड़ी में, तो ऐसे ही बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइंड कर 1 जुलाई 2017 को हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जीएसटी को, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर ये जीएसटी क्या होता है। ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे सप्लाई चेन पर यानी मैन्युफैक्चर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक एक ही बार लगता है। भारत में जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के थ्रू लाया गया, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में एक ही सिस्टम से टैक्स कलेक्ट करना, जिससे अलग अलग स्टेट टैक्सेस और लेयर बाय लेयर कास्केडिंग टैक्स हट जाए। जीएसटी के अंतर्गत काफी सारे मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करा गया है, जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं।
आगे बढ़ें और बात करें कि आखिर जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी हमारे इस कंट्री को, जब पहले से ही इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम चल रहा था। तो देखिए, जीएसटी का सबसे बड़ा जो फायदा हमें देखने को मिलता है वो है डबल ट्रांजैक्शन या कास्केडिंग इफेक्ट को हटा देना। यानी पहले एक मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल पे, फिर प्रोडक्शन पे, फिर सेल्स पे अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के थ्रू इस स्थिति में प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट फीचर का इस्तेमाल कर खुद को इससे बचा सकते हैं। बात करें कि आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट फीचर होता क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी कहा जाता है। तो वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट तक बने रहिए, आगे इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जीएसटी अचानक आ गया है और सब कुछ बदल गया है, तो आप गलत हैं। बल्कि जीएसटी एक लॉन्ग डिकेड जर्नी का नतीजा है। इसकी शुरुआत होती है साल 2000 में, जहां अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने सबसे पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया और एक एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया गया, जिसमें आसिम दास गुप्ता ने लीड किया था। ये कमेटी जीएसटी का फ्रेमवर्क डिजाइन कर रही थी। फिर साल 2004 और 5 के आसपास केलकार टास्क फोर्स ने भी जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के सॉल्यूशन के रूप में रिकमेंड किया। फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने साल 2006-07 बजट में जीएसटी इंप्लीमेंट करने की विजन भी दिया और टारगेट डेट रखी गई 1 अप्रैल 2010। फिर साल 2011 में 115वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि था अ बिल टू इनेबल जीएसटी, बट वो लैप्स हो गया लोकसभा डिसोल्यूशन के चलते। फिर साल 2014 के बाद नए मोदी गवर्नमेंट के अंडर जीएसटी को 122वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 के नाम से री इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा ने पास किया मई 2015 में। आगे अगस्त 2016 में दोनों हाउसेस ने बिल पास किया। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 8 सितंबर 2016 को 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 को असेंट दिया, जो ऑफिशियली जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे रहा था। उसके बाद जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। ये काउंसिल सेंट्रल और स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के साथ फाइनल डिसीजन लेता है रिगार्डिंग जीएसटी रेट एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग। फिर फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉज पूरे इंडिया में इफेक्टिवली लाए गए, जहां जम्मू एंड कश्मीर ने 8 जुलाई 2017 को अपना स्टेट जीएसटी लेजिस्लेशन पास किया। आगे अगर बात करें जीएसटी के वर्किंग मैकेनिज्म की, तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसके लिए मेन रूप से आपको 2 डेस्टिनेशंस को सबसे पहले समझना होगा। बात करें उन डेस्टिनेशंस की, तो एक है आपका इंटर स्टेट और दूसरा है आपका इंट्रा स्टेट। सबसे पहले बात करें इंट्रा स्टेट सप्लाई की, तो इसका मतलब है सेलर और बायर सेम स्टेट में होंगे और इस कंडीशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के अंतर्गत ही हमारा सेलर है और महाराष्ट्र में ही हमारा बायर है। यहाँ पर हमारा बायर जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करा जाएगा, उस टैक्स के अंतर्गत 2 चीजें होंगी, पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी। मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट खरीदा गया है उस पर टोटल जीएसटी 18% पे किया गया है, तो यहाँ पर 18% में से एग्जैक्टली जो 9% है वो सीजीएसटी होगा और बाकी का 9% एसजीएसटी होगा। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एसजीएसटी हमारे पर्टिकुलरली उस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जिस स्टेट में ये ट्रांजैक्शन करी गई होगी। वहीं दूसरी तरफ है आपका इंटर स्टेट सप्लाई चेन। यहाँ पर हमारा सेलर और बायर अलग अलग स्टेट्स में होते हैं और इस कंडीशन में जो जीएसटी लगती है वो आईजीएसटी का पार्ट होता है, जिसको कलेक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और बाद में जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। वर्किंग मैकेनिज्म के अंतर्गत हमारा अगला टूल आता है आईटीसी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट। देखिए, जब हमारे कंट्री में जीएसटी मॉडल नहीं चलता था और इनडायरेक्ट टैक्स मॉडल हमें देखने को मिलता था, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवर टैक्सेशन, जिसको कम करने के लिए ही जीएसटी रिफॉर्म्स को मेन रूप से लाया गया, जिसके अंतर्गत हमें ये फीचर देखने को मिला। बेसिकली इस फीचर में क्या होता है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट जो हमारा फीचर है,
इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है एक प्रोड्यूसर को, वो ये मिलता है कि उन्होंने जो टैक्स पहले स्टेज पर पे कर दिया है उसको उन्हें आगे दोबारा पे नहीं करना पड़ता, यानी कि पहले स्टेज पर पे किया गया टैक्स अगले स्टेज पर एडजस्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए पहले हमारे प्रोड्यूसर को पूरे के पूरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में हर एक स्टेज पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, जिससे कि ओवरऑल टैक्सेशन काफी ज्यादा हो जाता था। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर वीएटी, होलसेल स्टेज और रिटेल स्टेज पर भी वीएटी। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे प्रोड्यूसर ने जो टैक्स रॉ मटेरियल स्टेज पर पे कर दिया है उसको दोबारा उसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर पे करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, जिससे कि ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो जाता है हमारे प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर के लिए। जब साल 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ, यानी कि जीएसटी 1.0 को लाया गया, तो इसको बोला तो गया था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन इसके अंतर्गत काफी सारी कमियां थी जिसको लेकर जनता का काफी विरोध भी देखने को मिला था। और सिंपल शब्दों में कहूं तो इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए ही जीएसटी 2.0 को लाया गया है। यानी कि जीएसटी 2.0 के अंतर्गत कोई बहुत नई चीजें नहीं करी गई है, बल्कि जो लास्ट जीएसटी रिफॉर्म्स में गलतियां थी या प्रॉब्लम्स थी उन्हीं को एडजस्ट करा गया है, कम करने की कोशिश करी गई है। आइए समझते हैं कि आखिर जीएसटी 1.0 में क्या कमियां थी या क्या प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहला प्रॉब्लम था मल्टीपल स्लैब्स और क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन। बेसिकली जीएसटी 1.0 मॉडल के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% के अलग अलग स्लैब्स देखने को मिलते थे। एक प्रोडक्ट कौन से स्लैब में आएगा इसको लेकर काफी डिस्प्यूट होता था। उदाहरण के लिए केक 12% पर था और बिस्कुट 18% पर, यानी कि दोनों है तो खाने की चीजें पर दोनों के स्लैब्स अलग हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के स्लैब्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, जिस वजह से हमारे प्रोड्यूसर्स को पेनल्टीज और अकाउंटिंग पर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करना पड़ता था। दूसरे प्रॉब्लम थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जब इनपुट पर ज्यादा जीएसटी लगता था और फाइनल प्रोडक्ट पर कम, तो आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता था। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल सेक्टर पर 18% टैक्स, लेकिन वही फिनिश्ड क्लॉथ पर 5%, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती थी और रिफंड के लिए काफी वेट करना पड़ता था। तीसरी प्रॉब्लम थी कॉम्प्लायंस बर्डन। शुरुआत में महीनों के 3 रिटर्न भरने पड़ते थे जीएसटी के अंतर्गत, जो कि थे GSTR1, GSTR2 और GSTR3। स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये काफी मुश्किल था। फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशन और रेट चेंजेस ने भी अनसर्टेनिटी बढ़ा दी, जिससे कि एक प्रोड्यूसर के लिए ही टैक्स स्ट्रक्चर को समझना काफी डिफिकल्ट हो गया। यानी कि जो शुरू में नारा दिया गया वन नेशन वन टैक्स, वो वन टैक्स बनने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन के रह गया। इतना ही नहीं, इस डिजिटल इंडिया के युग में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काफी ग्लिचेस देखने को मिले। लाइक GSTN, जो कि हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जीएसटी फिल करने का, वो बार बार क्रैश हो जाता था, डेडलाइन मिस हो जाती थी, जिस वजह से हमारे प्रोड्यूसर्स पर काफी ज्यादा पेनल्टीज भी लग जाती थी। ये तो बात करें प्रोड्यूसर्स की, लेकिन कंज्यूमर्स भी हमारे दूसरी तरफ बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए थे। उनकी बात करें तो उनके लिए जो सबसे पहली मुख्य प्रॉब्लम देखने को मिली वो रहती थी डेली यूज आइटम पर हाई टैक्स। बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स को 18% स्लैब में डाल दिया गया। इससे आम आदमी का खर्चा बढ़ गया और इन्फ्लेशन का इफेक्ट महसूस हुआ। कास्केडिंग इफेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जीएसटी का एम था टैक्स ऑन टैक्स खत्म करना, लेकिन स्ट्रिक्ट आईटीसी रूल्स की वजह से हर जगह बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से फाइनल कंज्यूमर को महंगा प्रोडक्ट ही मिल रहा था। तीसरी प्रॉब्लम थी कंफ्यूजन इन प्राइसिंग। एक ही प्रोडक्ट अलग स्टेट और मार्केट में अलग रेट पे मिलता था। स्लैब डिस्प्यूट की वजह से कंज्यूमर्स को लगता था कि जीएसटी का फायदा उन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस नए रिफॉर्म को लाया कैसे गया है। 15 अगस्त 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर बताया कि गवर्नमेंट जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म करने वाली है, जिसे ही हम जीएसटी 2.0 के नाम से जान रहे हैं। फिर 3 सितंबर 2025 को 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ऑफिशियली अप्रूव हुआ कि स्लैब्स सिंप्लीफाई होंगे,
प्रोसेस में रिफॉर्म करा जाएगा। ये नए रेट्स और स्लैब्स इफेक्टिव होंगे 22 सितंबर 2025 से, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से मार्केट में आपको नया टैक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि आखिर जीएसटी 2.0 में क्या क्या चेंज करा गया है, यानी कि एक्चुअल बदलाव क्या हुआ है, तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं स्लैब रेशनलाइजेशन की। पुराने स्लैब्स 12% और 28% को मोस्टली हटा दिया गया है। अब डेली एसेंशियल आइटम को 5% स्लैब में ला दिया गया है। वहीं पर स्टैंडर्ड गुड ज्यादातर 15% स्लैब में आ रहे हैं। स्पेशल 40% का स्लैब बनाया गया है फॉर सिन एंड लग्जरी गुड। बात करेंगे आखिर ये गुड्स होते क्या हैं, तो सिन गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी बुरे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह, इन सबको सिन गुड्स की कैटेगरी में लाया गया है और अब से इन पर 40% टैक्स लगेगा। इसके अलावा लग्जरी गुड्स तो आप जानते ही हैं, लाइक जो हमारे लग्जरी व्हीकल्स होते हैं, लग्जरी फोन्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, ये सारे हमारे लग्जरी गुड्स के पार्ट हैं और इन पर भी इस 22 सितंबर के बाद 40% टैक्स लगाया जाएगा। अगली चीज करी गई ईज ऑफ कॉम्प्लियंस। जीएसटी 1.0 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फिलिंग और रिटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स था। अलग अलग फॉर्म और अलग अलग डेट्स पर हमें चीजों को करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी 2.0 में गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई किया है। वन नेशन वन रिटर्न सिस्टम को लाया गया है। अब हर बिजनेस को एक ही कंसोलिडेटेड रिटर्न भरना होगा। कॉम्प्लियंस के लिए ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग AI बेस्ड मैचिंग करी जाएगी। स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्वार्टरली फिलिंग और कॉम्पोजिशन स्कीम और सिंपल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि अब स्मॉल बिजनेसेस को अकाउंटेंट और कंसल्टेंट पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के लिए, क्योंकि अब पहले की तुलना में स्ट्रक्चर को सिंपल कर दिया गया है, तो वो खुद से भी ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। अगली चीज जो हमारे लिए करी गई है वो है फेज आउट ऑफ सेस एंड सर्टेन एक्स्ट्रा लिव्स। पहले जीएसटी 1.0 में गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा सेस लगाया था, लाइक लग्जरी आइटम, टोबैको, कोल, एसयूवीज पर, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के लॉसेस कंपनसेट हो पाए। लेकिन जीएसटी 2.0 में प्लान है कि जैसे जैसे जीएसटी सिस्टम मैच्योर होगा, ये एक्स्ट्रा सेस और लीव्स ग्रेजुअली फेज आउट किए जाएंगे। मतलब एक फिक्स टाइम लिमिट के बाद स्टेट्स को जो कंपनसेशन मिलता था वो बंद हो जाएगा और एक्स्ट्रा टैक्स, जिसे हम सेस के रूप में जानते हैं, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। जिसका फायदा ये होगा कि जीएसटी अब और ट्रांसपेरेंट और सिंपल बनेगा, साथ ही में प्रोडक्ट्स की फाइनल प्राइस कंज्यूमर के लिए स्टेबल हो जाएगी। आगे बात करें तो स्पेशल आइटम्स को लेकर रिलीफ भी प्रोवाइड करा गया है। जीएसटी 1.0 में कुछ स्पेशल आइटम्स जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी स्कोप में नहीं थे, मतलब उन पे पुराने वाले स्टेट टैक्सेस लगते थे। लेकिन जीएसटी 2.0 में ग्रेजुअली इनका इंक्लूजन प्लान हो रहा है। एट लीस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के अंदर लाया जाने की प्लानिंग चल रही है, ताकि वन नेशन वन टैक्स का असली कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो पाए। साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ डेली यूज आइटम पर जीएसटी रेट कम किया है, जैसे हाउस होल्ड आइटम, FMCG प्रोडक्ट, जिससे कॉमन मैन को डायरेक्ट रिलीफ मिले। अधिक जानकारी के लिए कि आखिर एक्चुअली कौन से गुड्स पर कितना टैक्स कम हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर फुल लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जीएसटी 1.0 के अंतर्गत जो रेट चलते थे वो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही में जो हमारे जीएसटी 2.0 में नए रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो भी पता चल जाएगा। सो वीडियो को पॉज करिए और लिस्ट को इजीली रीड आउट कर लीजिए। बाकी इस लिस्ट का फुल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अब कंज्यूमर के लिए प्राइस कम और वहीं हमारे बिजनेस के लिए एक स्टेबल टैक्सेशन पॉलिसी को लाने की कोशिश करी जा रही है। अगर बात करें इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स की कि आखिर जीएसटी 2.0 से हमारे कंज्यूमर्स पर इस 22 सितंबर से क्या बदलेगा, तो इसको अगर पॉइंट वाइज समझाऊं तो सबसे पहले चीज होगी हमारी लोअर प्राइसेस ऑन डेली यूज गुड। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद स्लैब रेशनलाइजेशन हुआ है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी स्लैब्स को कम कर दिया गया है। मतलब कंज्यूमर को वही सामान खरीदने पर अब डायरेक्ट कम टैक्स देना पड़ेगा, तो फाइनल MRP थोड़ा सस्ता हो सकता है। हमारे इस चैनल पर बने रहें
22 सितंबर के बाद एक्चुअली जीएसटी का कितना फायदा पहुंच रहा है जनता को, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर को एग्जैक्ट पता नहीं चलता था कि उसने कितना टैक्स दिया। लेकिन अब जीएसटी 2.0 में वन नेशन वन टैक्स और सिंप्लीफाइड स्लैब की वजह से कंज्यूमर को बिल पे क्लियरली दिख जाता है कि कितना जीएसटी इंक्लूड है। मतलब हिडन चार्जेस खत्म हो रहे हैं और बिलिंग और प्राइसिंग कंज्यूमर के लिए और ट्रांसपेरेंट बन गई है। तीसरी चीज है रिलीफ ऑन एसेंशियल आइटम्स। गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 में कुछ एसेंशियल एफएमसीजी आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिए हैं। इससे आम जनता के मंथली हाउस होल्ड बजट में डायरेक्ट सेविंग होती है। चौथी चीज रहेगी बेटर क्वालिटी सर्विसेज एट सेम और लोअर कॉस्ट। टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और ई कॉमर्स जैसे सर्विसेज पे भी जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ है। जब बिजनेसेस को टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल हो जाता है, कॉम्प्लायंस का खर्चा कम होता है, तो वो अपनी सर्विसेज या तो सेम रेट पर बेटर प्रोवाइड करते हैं या प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा हमारे मिडिल क्लास के लोगों को देखने को मिल सकता है। और वहीं पांचवी और अंतिम चीज रह सकती है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ऐसा कहा गया है कि आगे चलकर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में इंक्लूड होंगे तो कंज्यूमर को और बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी इन पे अलग स्टेट टैक्सेस लगते हैं जो ओवरऑल प्राइस को ज्यादा कर देते हैं। पेट्रोल डीजल का जीएसटी में आना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करेगा। इसका बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर तक चीपर गुड्स के फॉर्म में पहुंचेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इंक्लूड होती ही है। सो पेट्रोल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी तो ओवरऑल उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कंज्यूमर्स के बाद अगर अब बात करें बिजनेस और इकोनॉमी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की, तो सबसे पहला इम्पैक्ट रहेगा सिंपलर कॉम्प्लायंस फॉर बिजनेसेस। जीएसटी 1.0 में छोटे और बड़े सभी बिजनेसेस को मल्टीपल रिटर्न और कॉम्प्लेक्स फिलिंग का बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद एक ही कंसोलिडेशन रिटर्न सिस्टम आया है। ऑटोमेटेड रिफंड एंड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग ने पेपर वर्क कम कर दिया है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन है और कॉम्पोजिशन स्कीम है, जो कि काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। मतलब अब बिजनेसेस अपने कोर वर्क पर फोकस कर पाएंगे, टैक्स फिलिंग उनके लिए बर्डन नहीं रहेगा। दूसरे असर की बात करें तो वो है लोअर कंप्लायंस कॉस्ट इक्वल टू में हायर प्रॉफिटेबिलिटी। पर अब सिंप्लीफाइड सिस्टम और ऑनलाइन ऑटोमेशन की वजह से ये कॉस्ट कम हो गया है। इससे छोटे और मीडियम बिजनेसेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। वहीं पर तीसरा फायदा है बेटर वर्किंग कैपिटल थ्रू आईटी। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट और ज्यादा स्मूथ हो गया है। बिजनेसेस को जो टैक्स सप्लाई चेन में देना पड़ता था, उसका क्रेडिट अब उन्हें इजीली मिल जाता है। मतलब कि अब से डबल टैक्स सिस्टम खत्म हो गया है और एक ही वैल्यू पे टैक्स लग रहा है। ये सिस्टम प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर सबके लिए वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो को इंप्रूव कर रहा है। चौथी चीज है हमारी बूस्ट टू कंजम्पशन एंड डिमांड। जब कंज्यूमर्स को सस्ती चीजें मिलेंगी तब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जैसे ही हमारे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो अपने डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि ओवरऑल मार्केट में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का पोर्शन बढ़ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए और हमारे इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। यानी कि इकोनॉमी में एक पॉजिटिव डिमांड साइकिल क्रिएट होगा। इसी के साथ 5वें नंबर पर हमारे सेक्टरल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत कम कॉम्प्लायंस और एक ही यूनिफॉर्म टैक्स रहेगा। इसी के साथ इंटर स्टेट ट्रेड इजी हो जाएगा। वहीं सर्विस सेक्टर में अब अलग अलग स्टेट्स में अलग रजिस्ट्रेशन की दिक्कत कम हो जाएगी। इसी के साथ अगर छठे फायदे की बात करें तो वो गवर्नमेंट रेवेन्यूज का है। देखिए, जैसे ही हमारे जीएसटी 2.0 को अनाउंस करा गया, एसबीआई के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कहा गया कि इस नए रिफॉर्म की वजह से हमारे गवर्नमेंट को 60,000 करोड़ से लेकर 1,10,000 करोड़ तक का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये चीज है प्रेजेंट ही। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये चीज जो उन्होंने आज रिफॉर्म्स के रूप में लाई है,
ये फ्यूचर में यानी कि लॉन्ग टर्म के अंतर्गत उनको काफी फायदा पहुंचा सकती है। शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग रन में डिमांड और कंप्लायंस बढ़ने से टैक्स कलेक्शन फिर से बैलेंस हो जाएगा। इसी के साथ इन्फ्लेशन पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल जीएसटी 2.0 से कंजम्पशन डेराइव ग्रोथ मिलेगी और इकोनॉमी और अधिक फॉर्मलाइज हो जाएगा। आगे बात करें जीएसटी 2.0 के आने से होने वाले कुछ चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज की, तो उस कड़ी में सबसे पहली चीज रहेगी गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म लॉ। जैसे कि अभी प्रीवियस सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से हमारे गवर्नमेंट को काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें यही देखने को मिल रही है कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस होगा हमारी गवर्नमेंट को। वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम रहेगी हमारी स्टेट्स का रेसिस्टेंस। स्टेट्स को लगता है कि सेस फेज आउट और टैक्स रेशनलाइजेशन के बाद उनकी इनकम और कम हो जाएगी। स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग हैवी और रिसोर्स रिच स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु बोल रहे हैं कि कंपनसेशन मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। वहीं पर तीसरी प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिकल डिबेट की। ये रिफॉर्म प्री इलेक्शन पॉपुलिज्म है, मतलब कंज्यूमर्स को सस्ता दिखाकर वोट अट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई है। वहीं पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि लॉन्ग रन में फॉर्मलाइजेशन प्लस डिमांड बूस्ट रेवेन्यू लॉस को कवर अप कर देगा। चौथी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और एक ही रिटर्न सिस्टम थ्योरेटिकली सिंपल है, लेकिन स्मॉल ट्रेडर्स और रूरल एमएसएमई के लिए डिजिटल लिटरेसी अभी भी प्रॉब्लम है। ट्रांजिशन फेज में बिजनेसेस को अपने अकॉर्डिंग सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। आगे अगर बढ़े पांचवे प्रॉब्लम पर, तो वो हो सकता है इन्फ्लेशन एंड सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न का। एसेंशियल आइटम सस्ते तो हुए, लेकिन कुछ लग्जरी और सिन गुड्स पे टैक्स हाई हुआ है, जिस वजह से हमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल और कुछ एसएमसीजी सेक्टर कह रहे हैं कि उनके लिए इनपुट कॉस्ट हाई रखा गया है, जो डिमांड को इम्पैक्ट करेगा, यानी कि हर सेक्टर को यूनिफॉर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे और भी बहुत चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और कंट्रोवर्सीज फेस करने को मिल रहे हैं जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को लेकर। वैसे इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। अब तक तो हमने शुरुआत से लेकर वर्तमान तक जीएसटी क्या और कैसे है ये तो जान ही लिया। चलिए लगे हाथ थोड़ा भविष्य की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं फ्यूचर ऑफ जीएसटी, जहां पर मुख्य रूप से 5 पॉइंटर्स देखने को मिल सकते हैं। जहां पर सबसे पहला है हम लोग का स्टेबल एंड सिंपल टैक्स सिस्टम। एम है कि जीएसटी को और प्रैक्टिकेबल और यूनिफॉर्म बनाया जाए, बार बार रेट चेंजेस से बचकर। इसी के साथ दूसरा है हम लोग का डिजिटल इंटीग्रेशन। कॉम्प्लायंस को और इजी बनाने के लिए एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रिक इनवॉइसिंग और ऑटोमेशन को और पुश मिलेगा। वहीं पर तीसरे नंबर पर है हमारा वन नेशन वन टैक्स प्योर फॉर्म। लॉन्ग टर्म विजन है कि जीएसटी एक ही सिंगल स्लैब या 2 स्लैब स्ट्रक्चर बन जाए, जिसमें एग्जेप्शंस कम से कम हो। चौथे नंबर पर है हम लोग का हायर रेवेन्यू वाय फॉर्मलाइजेशन। जैसे जैसे बिजनेसेस फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे, गवर्नमेंट को भी स्टेबल और सस्टेनेबल रिसोर्स मिलेगा। और अंत में हम कह सकते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जीएसटी 2.0 के बाद इंडिया एक और ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम के साथ ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीसीसी का मतलब है पढ़ाना और आसपास चल रहे सभी मुद्दों को आपको समझाना। ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।